अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है न्यूटन्स रिंग। न्यूटन रिंग क्या कहता है? न्यूटन रिंग बेसिकली, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट जो था ये न्यूटन ने परफॉर्म किया था। और न्यूटन जब टेलीस्कोप बना रहे थे तो जो लेंस बनाते थे उस लेंस के कर्वेचर को जज करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए वो इस तरह के प्रयोग कर रहे थे, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। तो उसमें क्या किया उन्होंने, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया, उसको एक प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर रखा और उसके ऊपर परपेंडिकुलर एक 45 डिग्री पर इंक्लाइन प्लेट की सहायता से मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को बिल्कुल परपेंडिकुलर गिराया। और इसको गिराने के बाद उन्होंने जब टेलीस्कोप से देखा तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो उस तरह से बहुत सारी कंसेंट्रिक रिंग दिखाई पड़ी, जिनको कि हम आज के डेट में न्यूटन रिंग कहते हैं। आप देखो रिफ्लेक्टेड पोर्शन है तो इसका सेंटर डार्क दिखाई पड़ेगा, और जैसे जैसे आप इसको जरा मैं जूम कर देता हूँ, जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे आपको रिंगें आपस में मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, तो यानी कि डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनने का जो रेडियस का जो फॉर्मूला है वो कोई कांस्टेंट नहीं है, वो एक सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर होता है। तो हम देखते क्या है कि न्यूटन ने जब ये परफॉर्म किया था कर्वेचर ऑफ द लेंस देखने के लिए, तो ब्राइट रिंग के लिए क्या था, डायमीटर ऑफ द ब्राइट रिंग इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑड नंबर, और डार्क रिंग के लिए कंडीशन क्या था, प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट नेचुरल नंबर। यानी जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाते जाओगे, रिंगों के नंबर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ब्राइट के डायमीटर के बढ़ने का फॉर्मूला दूसरा होगा और डार्क रिंग के बढ़ने का फॉर्मूला दूसरा होगा। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, अगर हम इसकी सहायता से वेवलेंथ को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वेवलेंथ ऑफ रिंग कैसे निकालोगे, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला ये होता है dn + p² - dn² अपॉन 4rp। और अगर इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालना चाहते हो तो इसका ये फॉर्मूला होता है। आई वुड अगेन से कि आपको अगर ये सब चीज़ें और डिटेल में जाननी है, इसका डेरिवेशन पूरा सब समझना है, तो आप जो मेन वीडियो है उनमें जाकर के जरूर देखिएगा। आते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के पोर्शन पर। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या है, अब आप ये समझ सकते हो कि डिफ्रैक्शन को हम एक तरह से इंटरफेरेंस का एक्सटेंशन मान सकते हैं। हालांकि इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंटल प्रूविंग होने से पहले डिफ्रैक्शन की स्टडी काफ़ी अच्छे से हो चुकी थी, बट फिर भी हम ये मान सकते हैं कि थ्योरेटिकली अगर हम कहें तो ये एक तरह का एक्सटेंशन है। यानी कि मोर रियलिस्टिक सिचुएशन में हम डिफ्रैक्शन को देखते हैं, इंटरफेरेंस तो कुछ रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन में ही हमें दिखाई पड़ता है। इसका बहुत अच्छे से अगर हम डिफरेंस जानना चाहेंगे तो हम जब इनके इंटरफेरेंस से और डिफ्रैक्शन के पैटर्न देखेंगे तब हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो अ मोर क्लियर व्यू विल बी डेवलप्ड बाय कंपेयरिंग द रिजल्टेंट इंटेंसिटी पैटर्न ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न। एक जनरल, अगर हम बहुत ज़्यादा प्रिसाइज ना हो, बहुत डिटेल में ना जाएं, एक नॉर्मल लेवल में बात करें तो द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ नेचर बाय द शार्प एजेस ऑफ ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन। यानी कि प्रकाश का मूल गुण क्या है, वो सीधी रेखा में चलता है, ये उसका व्यवहार है, उसका नेचर है। लेकिन जब वो किसी तीखे कोने पे गिरता है, किसी शार्प एज पे पड़ता है, तो उस शार्प एज से टकरा करके वो अपने रास्ते से मुड़ जाता है। तो ये जो घटना हो रही है जहाँ प्रकाश अपने सीधी रेखा में चलने वाले गुण को छोड़ करके रास्ते से मुड़ रहा होता है शार्प एज की वजह से, इसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इन जनरल सेंस इट इज़ अ बेंडिंग ऑफ लाइट बाय द शार्प एजेस। बेंडिंग ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन में भी होती है जब प्रकाश अपना माध्यम बदलता है। जब प्रकाश किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो भी वो अपने रास्ते से डेविएट होता है, लेकिन वहाँ मीडियम चेंज होता है, इसीलिए उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, प्रकाश ने माध्यम नहीं बदला, रास्ते में उसके ब्लेड आ गई या कोई शार्प एज आ गई, तो शार्प एज से वो टकरा के अपने रास्ते से मुड़ गया। तो हवा में था, हवा में है कि रे है, बस उस ब्लेड को अंदर गई भी नहीं, बस ब्लेड के किनारों से टकरा करके वो अपने रास्ते से एक तरह से बेंड हो गई। तो दिस इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन में अंतर बिल्कुल रखिएगा, वो फंसाने के लिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन इन जनरल कि भाई प्रकाश तो अपने रास्ते में रिफ्रैक्शन में मुड़ता है, तो इसमें उसको डिफ्रैक्शन क्यों नहीं कह रहे हो। तो आप कहोगे कि वहाँ मीडियम बदलता है, लेकिन यहाँ मीडियम नहीं बदलता, मीडियम सेम रहता है, बस खाली उस रास्ते में टक्कर जो हो जाती है ऑब्स्टेकल की वजह से ऐसा होता है। सो द डिफ्रैक्शन और द बेंडिंग ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम व्हेन द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट वेव ऑफ सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ डायमेंशन ऑफ ऑब्स्टिकल। ये देखो यहाँ समझो, ये जो मुड़ने वाली घटना है ये सबसे ज़्यादा कब होगी, तब होगी जिस समय जो आपने ऑब्स्टिकल लिया है उसकी जो ऑर्डर है, मतलब उसकी जो मोटाई है माइक्रोमीटर में है, एंगस्ट्रॉम में है, और अगर जो लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी उसी ऑर्डर की, उसी एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की है। तो जब ये दोनों बिल्कुल मैच से करने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली मैच होना जरूरी नहीं है, उनका ऑर्डर सेम हो जाए,
तो अगर ऐसा हो जाएगा तो हम डिफ्रैक्शन मैक्सिमम देखेंगे, यानी कि प्रकाश को सबसे ज़्यादा मुड़ता हुआ देखेंगे। फॉर इंस्टेंट, जैसे अगर प्रकाश आ रहा है, हमने रास्ते में पेंसिल रख दी तो इस पेंसिल की मोटाई काफ़ी ज़्यादा है तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हमने इसी के साथ में हाथ में पिन ले लिया, हमने अपने बाल को लेके रख लिया, हमने ब्लेड ले लिया, तो जब हम उसकी परछाई देखेंगे तो परछाई में वो सारे वेरिएशन दिखाई पड़ेंगे। आप इस एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं। आप धूप में जाएं, अपने हाथ में अपने आप बाल ले लीजिए, थोड़ा सा लंबा बाल हो ले लीजिए और जरा बाल को धूप में खड़े होकर देखिए। आप देखोगे कि आपको परछाई में उंगलियां दिखाई पड़ेंगी पर बाल की परछाई आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। बहुत मेहनत से आप बहुत पास ले जाके देखोगे तब ठीक है, लेकिन अगर आप 2 फीट की दूर से भी दीवार से अगर आप देख रहे होगे तो इस बात की पूरी संभावना है कि धूप में आपको बाल की परछाई नहीं दिखाई पड़ेगी। परछाई बन रही है लेकिन प्रकाश जो है वो परछाई वाले हिस्से में मुड़ के चला जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी शैडो डिस्टॉर्ट हो जा रही है। तो दिस इज a kind of experiment that you can perform. ओके, सो 2 तरह के डिफ्रैक्शन हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन जिसको फार फील्ड डिफ्रैक्शन कहते हैं, और दूसरा होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन जिसको नियर फील्ड डिफ्रैक्शन कहते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल हम हो रहे हैं यहाँ पर। देखो, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे आपने सोर्स लिया, ऑब्स्टेकल लिया, स्क्रीन लिया। अगर सोर्स और ऑब्स्टेकल के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इस ऑब्स्टेकल और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, से इनफाइनाइट है, तो ऐसी स्थिति में जो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न आप देखोगे वो फ्रॉनहोफर कैटेगरी का होगा। अब यहाँ पे एक सवाल हो जाता है, क्या ऐसा संभव है कि हम एक टॉर्च लेके खड़े हैं, 2 किलोमीटर दूर एक आदमी ब्लेड लेके खड़ा है, उससे 2 किलोमीटर दूर एक आदमी पर्दा लेके खड़ा है, तो क्या वहाँ तक लाइट का डिफ्रैक्शन होगा? क्योंकि कहने का तो यही मतलब है कि इनफाइनाइट होना चाहिए। तो आप जरा यहाँ पे समझो, आपने वेव में बेसिक आपने पढ़ा है कि जब कोई वेव इनफाइनाइट से आती है तो उसका जो वेव फ्रंट होता है वो स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल नहीं होता, वो प्लेन हो जाता है। तो प्लेन वेव फ्रंट का मतलब है कि वो लाइट इनफाइनाइट से आ रही है या बहुत दूरी से आ रही है। अगर हम पास से आती हुई लाइट के वेव फ्रंट को भी प्लेन कर दें किसी तरह से लेंस का इस्तेमाल करके, ऑब्वियसली अगर हम उसको प्लेन कर दें तो वो प्लेन की कैटेगरी में आ जाएंगी और वो फिर उसी तरह से बिहेव करेंगी जैसे इनफाइनाइट से आती हुई वेव है। तो बेसिक आइडिया क्या है, यहाँ इनफाइनाइट का लिटरल मीनिंग ये नहीं कि आप 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जाके खड़े हो जाओ। यहाँ इनफाइनाइट का मतलब है कि आप जो वेव फ्रंट ऑब्स्टेकल पे गिरा रहे हो वो प्लेन वेव फ्रंट का होना चाहिए। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमें लेंसेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में हम क्या देखते हैं, हम पेयर ऑफ लेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक लेंस होता है वो जो सोर्स से जाने वाली वेव है उसको पैरेलल वेव फ्रंट में कन्वर्ट करता है, दूसरा जो होता है वो पैरेलल वेव फ्रंट को फोकस करता है स्क्रीन पर। तो आपने एक L2 लेंस लिया जो कि स्क्रीन पर वेव को फोकस करेगा और एक L1 लिया जो कि सोर्स से जाते हुए वेव फ्रंट को पैरेलल बना देगा। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए इसको हम फार फील्ड डिफ्रैक्शन कहते हैं। फार फील्ड मतलब प्लेन वेव का इन्वॉल्वमेंट है। दिस कंडीशन में बी अचीव्ड बाय द यूज ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज टू प्रोड्यूस द प्लेन वेव फ्रंट। ओके, फ्रेस्नेल इसका उल्टा है। फ्रेस्नेल में हम क्या करते हैं कि किसी तरह के लेंस को इस्तेमाल नहीं करते और सोर्सेस को बहुत, सोर्स और ऑब्स्टेकल को बहुत पास रखते हैं। तो सोर्स से निकलने वाला वेव फ्रंट जो होता है वो स्फेरिकल होगा या सिलेंड्रिकल होगा। तो ऑब्स्टेकल को जो वेव फ्रंट टकराता हुआ महसूस होता है वो कैसा होता है, वो होता है या तो स्फेरिकल नेचर का या सिलेंड्रिकल नेचर का। तो यहाँ पे लिखा है, इन दिस व्यू और कंडीशन द सोर्स ऑब्स्टेकल एंड स्क्रीन दे आर कंसिडर्ड एट द फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। इन दिस कंडीशन द ऑब्स्टेकल ऑब्जर्व अ स्फेरिकल और cylindrical wave front, so no lenses are required in this diffraction pattern। किसी तरह के लेंस की आवश्यकता नहीं होती। अब आपके पास एक और है कि चलो फ्रॉनहोफर हम पढ़ते हैं। फ्रेस्नेल तो बड़ा ही टेक्निकल हो जाता है, मैथमेटिकली बड़ा रिगरस सा है। हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में 2 तरह की सवाल हैं जो आपसे पूछे जाते हैं कि कंपेयर द सिंगल स्लिट एंड डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। सिंगल स्लिट और डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न की तुलना करो। मतलब आपने एक कागज लिया, मान लो एक कार्डबोर्ड लिया, उसमें बहुत पतली सी झिर्री काट दी। तो आप देखो यहाँ आपने एक सिंगल स्लिट लिया है और इधर से आपकी वेव आ रही है, सपोज मोनोक्रोमेटिक वेव है लैम्डा वेवलेंथ की। फिर जैसे स्लिट से गुजरेगी तो वो वेव यहाँ से फैलना शुरू होगी और जब वो स्क्रीन पे टकराएगी तो स्क्रीन पे आप देखोगे कि आपको एक पैटर्न दिखाई पड़ेगा। आपको बीच में यहाँ पर एक ब्राइट पोर्शन दिखाई पड़ेगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद जैसे जैसे आप इसके दाएं या बाएं जाते जाओगे आपको छोटे छोटे पीक दिखाई पड़ रहे हैं। छोटे छोटे पीक का मतलब क्या है, छोटे छोटे पीक का मतलब है कि इंटेंसिटी यहाँ पर लगातार कम होती जा रही है। इसका एक रियलिस्टिक सा थोड़ा सा आपको एक रियलिस्टिक सा हमने यहाँ पर डायग्राम दिखा रहे हैं। ये देखो, ये एक एक्चुअल फोटोग्राफ है एक ग्रीन लेजर के थ्रू। तो यहाँ पर देखो बीच वाला पोर्शन जो है ये बहुत ही चमकदार है। बीच वाला पोर्शन देखो बहुत ही चमकदार है। आप देखो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो बीच वाला पोर्शन
बहुत चमकदार, इसको सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। जैसे जैसे आप इसके आगे दाएं या बाएं बढ़ते हो तो आप क्या देखते हो कि जो इंटेंसिटी है वो लगातार कम होती जा रही है। तो इसको हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, जो बीच वाला पोर्शन है, और ये जो बाकी के हैं इनको हम सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा के इर्द गिर्द सेकेंडरी मैक्सिमा होता है। तो आप देखो यहाँ पर बगल वाले फिगर में ये सेंट्रल मैक्सिमा है, उसके बगल में ये हमारे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, इस तरह से बहुत सारे मैक्सिमा हैं। अच्छा, सवाल ये होगा कि क्या होगा तब अगर हम एक स्लिट की जगह 2 स्लिट इस्तेमाल करें। अगर आप 2 स्लिट इस्तेमाल करोगे तो आपने कहा भाई 2 स्लिट तो यंग ने भी इस्तेमाल किया था, है ना, 2 स्लिट का इस्तेमाल तो यंग ने भी किया था। अब क्या यहाँ पर क्या होगा, क्या यहाँ इंटरफेरेंस होगा? मैं कहूँगा बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, यहाँ इंटरफेरेंस भी होगा, यहाँ डिफ्रैक्शन भी होगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पर ये इस डायग्राम को देखो, बहुत ही खूबसूरत डायग्राम है एक इंटरफेरेंस के लिए। तो जितनी पिंक लाइनें आप देख रहे हो, ये वाली जो लाइनें हैं ये इंटरफेरेंस को दिखा रही हैं। तो 2 स्लिट हैं, इंटरफेरेंस हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ हर स्लिट के पास डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी भी है। तो अब यहाँ पर डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दोनों हो रहे हैं। तो क्या होगा कि ये आपके पास ऐसा एक पैटर्न है जो दिखा रहा है कि ये डिफ्रैक्शन होगा, और इस तरह का जो पैटर्न है डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनने का, जो बता रहा है कि वहाँ पर इंटरफेरेंस होगा। लेकिन जब दोनों एक साथ एक जगह पे होंगे तो क्या होगा, जरा ये देखो, ये हो जाएगा। तो ये जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा था डिफ्रैक्शन का, उसके अंदर ये देखो आपके इंटरफेरेंस के डार्क और ब्राइट फ्रिंज जो है उसके अंदर मर्ज हो जाएंगे। जरा रियल में देखो ये क्या होगा, रियल में ऐसा होगा। रियल में आपके पास जो सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, उस सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर भी आपको कुछ हल्की हल्की सी यहाँ पर पैटर्न दिखाई पड़ रहे होंगे। अब इसको जरा सा इसको वापस कर देता हूँ। आप देखो यहाँ पर अगर इसको जूम करके देखें तो इस हिस्से में यहाँ पर आपको कुछ डार्कनेस दिखाई पड़ता है। रेजोल्यूशन की इशू है यहाँ पर, बट आप इसको विजुलाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, जो सेंट्रल मैक्सिमा का हिस्सा था, ये सेंट्रल मैक्सिमा के हिस्से के अंदर भी आपको इस तरह से कुछ कुछ ब्राइट डार्क पोर्शन दिखाई पड़ रहे हैं। वो किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि जो हमने यहाँ देखा था सेंट्रल मैक्सिमा, जैसे आपने यहाँ देखा था सेंट्रल मैक्सिमा, इसे ये है सेंट्रल मैक्सिमा, इस सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर इंटरफेरेंस पैटर्न मर्ज कर गया। तो डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होता है कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर इंटरफेरेंस पैटर्न मर्ज कर जाता है, और मर्ज करने की वजह से वहाँ पर हमें इस तरह का पैटर्न दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसको हम कहते हैं घोस्ट लाइंस या मिसिंग ऑर्डर। इसको हम नाम देते हैं घोस्ट लाइन या मिसिंग ऑर्डर। यह समझना इस बात को। जैसे हमारे पास एक डिफ्रैक्शन पैटर्न था, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसे बना, इस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न था, और डबल स्लिट की बात है तो इंटरफेरेंस भी बन गया। अब इंटरफेरेंस जो होता है वो इसके अंदर मर्ज कर जाएगा, इस तरह से ये इंटरफेरेंस इसमें मर्ज कर गया। ठीक है, तो ऊपर से डिफ्रैक्शन पैटर्न, अंदर इंटरफेरेंस पैटर्न। जरा मैं इसको जूम करके आपको दिखाना चाहता हूँ। जरा देखो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर ये देख रहे हो कि ये है डिफ्रैक्शन का मिनिमा, और ये वाला जो हिस्सा था ये था इंटरफेरेंस का मैक्सिमा। तो डिफ्रैक्शन के मिनिमा पर मतलब ये कुछ ऐसा हुआ है कि इंटरफेरेंस का मैक्सिमा यहाँ से बन तो रहा था, लेकिन उसके ऊपर डिफ्रैक्शन का मिनिमा आ गया। तो डिफ्रैक्शन का मिनिमा आने की वजह से वो इंटरफेरेंस का मैक्सिमा दब गया, छिप गया, गायब सा हो गया। इसीलिए उसको हम कहते हैं मिसिंग ऑर्डर। जैसे सपोज अगर मेरे पास ताश की गड्डी, इसमें 52 पत्ते हैं, हमने सारे पत्ते उछाल दिए, ज़मीन पे सारे पत्ते बिखर गए, एक पत्ते पे मैंने पैर रख दिया। अब वो जो पत्ता है वो दिखेगा नहीं क्योंकि मेरे पैर के नीचे है। तो एक कोई व्यक्ति है वो पत्ते बटोरेगा तो उसको 51 पत्ते दिखेंगे, एक पत्ता नहीं दिखेगा। तो कहेगा पता नहीं कहाँ खो गया ये भाई, ये एक पत्ता पता नहीं कहाँ गायब हो गया, पता नहीं कौन उठा ले गया इसको। हालांकि वो है वहीं पर, बट वो हमारे पैर के नीचे दबा हुआ है। और मान लो हम भी जिद्दी, हम खड़े, हम कह नहीं, हम नहीं हटेंगे अपनी जगह से, तो हम खड़े हैं अपनी जगह से, पत्ता हमारे पैर के नीचे दबा है पर वो दिख नहीं रहा। दैट इज़ काइंड ऑफ मिसिंग। तो उसी तरह से डिफ्रैक्शन पैटर्न के नीचे ये जो इंटरफेरेंस सुपर इम्पोज हो जाता है, आप कैसे उसके ऊपर सप्रेस कर देता है, तो इसकी वजह से वो एक मिसिंग ऑर्डर हमें दिखाई पड़ता है। तो दिस इज कॉन्सेप्ट फॉर मिसिंग ऑर्डर। ओके, एक और चीज़ होती है जिसको कि हम नाम देते हैं रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर, देखो भाई ऐसा होता है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं सभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, सबकी अपनी एक क्षमता होती है। क्षमता किस बात की? देखने की, उससे थ्रू इमेज बनाने की। आपने एक चीज़ महसूस ये किया होगा कि जैसे मान लो एक व्यक्ति है, आपका कोई दोस्त है, दूर से आ रहा है, तो उसकी शर्ट आपको नेवी ब्लू, हल्की नीली दिखाई पड़, स्काई ब्लू दिखाई पड़ रही है।
तो आपको लगेगा वो स्काई ब्लू शर्ट पहन के आ रहा है, लेकिन जैसे वो आपके सामने आके खड़ा होता है, बिल्कुल जस्ट 2-3 फीट की दूरी पर आके खड़ा होता है, तो आप देखते हो कि उसकी शर्ट बेसिकली वाइट है, वाइट शर्ट है, उस पर नीली नीली लाइनें बनी है, थोड़ा पास पास लाइनें बनी है। तो स्ट्रिप्ड शर्ट है लेकिन उस पर बहुत सारी लाइनें बनी नीले रंग की, यानी कि आपका पूरा परसेप्शन चेंज हो गया। दूर से देखने पर उसकी वही शर्ट स्काई ब्लू दिखाई पड़ रही थी, लेकिन पास आने पर उसकी वो शर्ट वाइट दिखाई पड़, जिस पर नीली लाइनें दिखाई पड़ रही हैं। तो ये क्यों हुआ? इसका कारण है हमारी आंखों की रिजॉल्विंग पावर, विभेद करने की क्षमता। विभेद करने की क्षमता मतलब जब दूर था व्यक्ति तो उसकी शर्ट की लाइनें हम अपनी आंखों से अलग अलग नहीं देख पा रहे थे, लेकिन जब पास आया तो इतना पास आने से हम उसको अब साफ साफ देख पा रहे हैं। तो इस चीज़ को हम रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। तो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की किन्हीं दो पास पास रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज साफ साफ बनाने की जो क्षमता होती है वो उसकी रिजॉल्विंग पावर होती है। इस रिजॉल्विंग पावर के साथ एक रेले क्राइटेरिया जुड़ा हुआ है। जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो भाई, ऐसा है, इससे मान लो हमारे पास एक स्पॉट ये है और एक स्पॉट ये है, दो स्पॉट हैं। इनका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमारी आंखों पर बन रहा है वो ऐसा है, सिंगल स्लिट जैसा हम देखें एक ऐसा है और इसका भी बन रहा है वो भी ऐसा है, सेकेंडरी मैक्सिमा। ये दोनों के सेंट्रल मैक्सिमा दूर दूर है। तो हमारे दिमाग पर ये दोनों स्पॉट अलग अलग दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि हमारी आंखों में जो लेंस है वो भी इसका फ्रॉनहोफर पैटर्न बना रहे हैं। अब क्या हुआ, हमने इन दो स्पॉटों को बहुत पास कर दिया, दोनों स्पॉटों को पास कर दिया, तो अब धीरे धीरे हम कन्फ्यूजन बढ़ने की स्थिति आएगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि पहले इंटरफेरेंस पैटर्न का जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो इस तरह से बनेगा और दूसरे पैटर्न का जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो इस तरह से बनेगा। शर्त क्या है कि पहले पैटर्न के इंटरफेरेंस मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पे है और दूसरे स्पॉट का सेंट्रल मैक्सिमा पहले वाले के मिनिमा पे है। तो देखो, इसका मैक्सिमा इसके मिनिमा पे है और इसका मैक्सिमा इसके मिनिमा पे है। तो दोनों के मिनिमा एक दूसरे के मैक्सिमा को कंटेन किए हुए हैं। इस कंडीशन को हम नाम देंगे जस्ट रिजोल्यूशन की कंडीशन, जस्ट रिजॉल्विंग कंडीशन, और इसी को रेले क्राइटेरिया कहा जाता है। ये रेले क्राइटेरिया होता है। अगर आपने इन स्पॉट को इससे ज़्यादा आपस में रख दिया, आपस में पास कर दिया, तो हमारी आंखों पर इनका ये दो स्पॉट अलग अलग नहीं दिखाई पड़ेंगे, बल्कि हमें दिखेगा कि ऐसे ये एक स्पॉट है जो इस तरह से फैला हुआ है। तो इसे कहते हैं अनरिजॉल्व्ड कंडीशन। तो वेल रिजॉल्व मतलब दोनों बहुत ही साफ साफ आपको अलग अलग दिखाई पड़ रहे थे, दोनों स्पॉट। रेले कहते हैं कि अगर इन दोनों स्पॉट को हम पास लाना शुरू करेंगे तो एक ऐसी समय सीमा आएगी, एक ऐसी स्थिति आएगी, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऐसा आएगा कि जब ये दोनों स्पॉट बस किसी तरह से अलग दिख ही रहे हैं, उससे पास आए तो ये अलग दिखना बंद हो जाएंगे। तो वो जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि पहले पैटर्न के सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे पैटर्न के फर्स्ट मिनिमा पे लाई करेगा और दूसरे पैटर्न का सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट पैटर्न के पहले मिनिमा पे लाई करेगा। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के मिनिमा के साथ उनके मैक्सिमा एक दूसरे पर एग्जिस्ट करेंगे। अनरिजॉल्व में क्या होगा, जैसे इन दोनों को स्पॉट को हम इस रिजोल्यूशन कंडीशन से ज़्यादा पास लाएंगे, इस रिजोल्यूशन लिमिट से ज़्यादा पास लाएंगे, तो हम उनके बीच का जो वो जस्ट रिजॉल्व कंडीशन थी वो अब नहीं देख पाएंगे। तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ जस्ट रिजोल्यूशन और द रेले क्राइटेरिया। एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेक्शन जो ऑप्टिक्स का है। तो चलिए फिर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। होप ये सीरीज़ आपके लिए यूजफुल रही होगी, और अगर इन फ्यूचर हम लोग, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर इन फ्यूचर अगर आप कोई किसी चीज़ की आपको लगे कोई टॉपिक जिस पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं जो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा, देन प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू फॉर दिस सपोर्ट। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।